Hello and welcome to Commerce Made Easier. In today's lecture of Business Studies Class 12, we will continue the chapter Staffing, and in that we were discussing the प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। तो प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग में हमने जो डिस्कस किया था पहले, जो क्या क्या स्टेप्स होते हैं स्टाफिंग के प्रोसेस में, तो सबसे पहले हमने इसमें डिस्कस किया था कि सबसे पहले रिक्रूटमेंट होता है, भर्ती होती है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट किया जाता है, प्रेरित किया जाता है कि वो हमारे यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेशन भेजें। और भर्ती के विभिन्न स्रोत जो हैं, डिफरेंट सोर्सेज इंटरनल और एक्सटर्नल, हम ऑलरेडी पिछले वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप जो है, सेकेंड स्टेप ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस, दैट इज सिलेक्शन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जब भर्ती हो जाती है, भर्ती के लिए एप्लीकेशन हमारे पास आ जाती हैं लोगों की, उसके बाद जो है हम उनमें से उपयुक्त व्यक्ति का चुनाव करते हैं। तो उसके लिए क्या प्रोसेस जो हम फॉलो करते हैं सिलेक्शन का, तो सेकंड स्टेप हम इसमें आज इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सिलेक्शन इज द प्रोसेस इन विच सुटेबल कैंडिडेट्स आर सिलेक्टेड थ्रू द वेरियस टेस्ट फॉर फिलिंग द वैकेंट पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। इट बिगिंस आफ्टर द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट। तो सिलेक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि एक सूटेबल कैंडिडेट्स जो है, उपयुक्त अभ्यर्थी जो होते हैं, उनको हम विभिन्न टेस्ट जो होते हैं, डिफरेंट टेस्ट जो हम लिए जाते हैं अलग अलग तरीके से, उनके अलग अलग जो है चीज़ों को मेज़र करने के लिए, उसकी जो क्वालिटीज़ हैं होनी चाहिए उस पोस्ट के लिए, उनको मेज़र करने के लिए हम डिफरेंट जो टेस्ट लेते हैं। उसके बाद जो है खाली पोजीशंस को भरने के लिए उपयुक्त कैंडिडेट्स का चुनाव करते हैं। तो सिलेक्शन में ये सब किया जाता है। तो डेफिनेशन ऑफ सिलेक्शन इज द प्रोसेस इन विच कैंडिडेट्स फॉर एम्प्लॉयमेंट आर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, दोज who are to be offered employment and those who are not। तो डेली ऑर्डर की डेफिनेशन है, उनके अकॉर्डिंग जो सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जिसमें कैंडिडेट्स जो होते हैं, जो एम्प्लॉयमेंट के लिए हम अप्लाई करते हैं, उनको दो भागों में बांटा जाता है। एक वो ग्रुप होता है जिसको जॉब दी जानी है, दूसरा ग्रुप होता है जिसको जॉब नहीं दी जानी, यानी कि सूटेबल कैंडिडेट्स और अनसूटेबल कैंडिडेट्स में डिफ्रेंसिएशन किया जाता है। तो उनमें अलग अलग इनको दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू डेली ऑर्डर। तो ये उनकी डेफिनेशन थी। ऑलराइट, तो जब हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशंस आ जाती हैं रिक्रूटमेंट के प्रोसेस के दौरान, तो उसमें से हमें ये कैसे पता चलेगा कि इतने सारे लोग जो हैं उनमें से कौन सही रहेगा हमारी पोस्ट के लिए, कौन नहीं रहेगा। तो उसके लिए एक प्रोसेस जो है, सिलेक्शन प्रोसेस है, उसको हम फॉलो करते हैं और अलग अलग चरणों के दौरान जो है हम कैंडिडेट्स को हर एंगल से उसको परखते हैं और देखते हैं कि क्या ये हर जो इसके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं जो हमारे जॉब के लिए आवश्यक हैं, या वो क्राइटेरिया ये फॉलो कर सकता है, फुलफिल करता है जो हमें ज़रूरी है। तो इस तरीके से हम उनका सिलेक्शन करते हैं। तो सबसे पहले जो है रिक्रूटमेंट में एप्लीकेशंस आ जाने के बाद हम क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं सिलेक्शन का। फर्स्ट स्टेप ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस इज प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, प्रारंभिक जांच। तो इन दिस स्टेप एप्लीकेशंस रिसीव्ड फ्रॉम द कैंडिडेट्स आर व्यूड एंड इनकम्प्लीट और applications not having appropriate information are rejected, and primarily interviews are also taken in some cases to check the suitability of the candidate for the job, and other necessary information can also be seeked through the interview and filling blank application forms। तो ये सारी चीज़ें जो हम प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में करते हैं। तो सबसे पहले जब हमें एप्लीकेशंस मिल जाती हैं कैंडिडेट्स की तरफ से, तो हम उसमें से उसकी स्क्रीनिंग करते हैं, उसकी छंटनी करते हैं और ये देखते हैं कि जो एप्लीकेशंस हैं उनमें कई बार ऐसा हो सकता है कुछ कमियां रह जाती हैं, किसी में कोई प्रॉपर जो है अकॉर्डिंग जो योग्यता है वो पूरी नहीं करता है, जैसे कि ओवर एज है, या कई बार उसकी क्वालिफिकेशन उसके हिसाब से नहीं है। तो इस तरीके से जो क्वालिफिकेशंस या जो भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करती है एप्लीकेशंस, जो इन्फॉर्मेशन उसमें दी होती है कैंडिडेट्स की, और साथ ही जो एप्लीकेशन कई बार अधूरी होती हैं, प्रॉपर्ली साइंड नहीं है, या उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे वो नहीं है, या कुछ भी इस तरह की कमियां हो सकती हैं, अधूरी एप्लीकेशंस होती हैं, उनको अलग निकाल दिया जाता है। और जो एप्लीकेशंस पूरी कंप्लीट होती हैं और जिसमें कैंडिडेट्स जो है वो क्राइटेरिया जो हमें ज़रूरी है, मिनिमम क्राइटेरिया जो है वो आवश्यक है, वो उसमें सारा कंप्लीट दिया हुआ है, सही है हर प्रकार से, उनको अलग से छांट लिया जाता है। दो पार्ट्स में एप्लीकेशंस को हम भाग में बांट लेते हैं। उसके बाद जो है हम इंटरव्यूज़ भी कई बार शुरुआत में ही कर दिए जाते हैं। तो डिपेंड करता है किस तरह की जॉब्स है। तो कुछ जॉब में शुरू में इंटरव्यूज़ हो जाते हैं, कुछ में बाद में होते हैं। तो प्रीलिमिनरी इंटरव्यू होता है, एक छोटा सा इंटरव्यू जो है, एक तरह से फेस टू फेस एक कन्वर्सेशन जो है कैंडिडेट के साथ की जाती है, जिससे कि हम ये देख सकें कि क्या ये व्यक्ति सूटेबल रहेगा जॉब के लिए, नहीं। तो अगर हमें लगता है कि वो इतना ज़्यादा उसके योग्य नहीं है, तो हम आगे लंबा प्रोसेस जो है वो उसके साथ फॉलो नहीं करते और हमारी बहुत सारी मेहनत बच जाती है। कई बार हम कैंडिडेट को बहुत सारे लंबे प्रोसेस से गुजारते हैं और उसके बाद हम उसको सिलेक्शन करें, बाद में पता चले इंटरव्यू में हमने देखा कि वो
वैसे तो उसको सब कुछ ज्ञान है, लेकिन उसमें कुछ क्वालिटीज़ जो है हमारे जॉब के लिए ज़रूरी है वो नहीं है, तो फिर इसमें हमारी जो पूरी मेहनत है वो बेकार हो जाती है। तो कई बार स्टार्टिंग में ही जो है छोटा सा इंटरव्यू जो है, प्रिलिमिनरी इंटरव्यू इसको कहा जाता है, कैंडिडेट का लिया जाता है और उसके बाद उसको जो भी बेसिक जानकारी होती है उसके बारे में उसमें से निकाल ली जाती है, जिससे कि हम अपनी तसल्ली कर सकें कि क्या इसको आगे जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें लेकर जाया जाए या नहीं जाया जाए। तो इसमें जो है इन्फॉर्मेशन जो है उसके बाद जब हम देख लेते हैं कि इंटरव्यू हो जाता है प्रॉपर, उसके बाद जो भी आवश्यक जानकारी होती है हमें चाहिए होती है, जो हमने नॉर्मल फॉर्म या एप्लीकेशन के माध्यम से नहीं ली है, वो हम उनके लिए फिर एक एप्लीकेशन, ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भी हम भरवा सकते हैं। तो इस तरीके से सिलेक्शन में जो फर्स्ट स्टेप हमने किया, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, यहाँ पर प्रारंभिक जाँच की। देन आफ्टर द प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग सिलेक्शन टेस्ट्स आर टेकन। तो थ्रू वेरियस सिलेक्शन टेस्ट एबिलिटी एंड स्किल ऑफ द कैंडिडेट्स आर मेजर्ड। तो चयन परीक्षाएं जो है वो की जाती हैं। तो चयन परीक्षाएं जनरली रिटर्न भी हो सकती हैं, कई बार इसमें हम अलग तरीके से काम भी करवा कर देख सकते हैं। तो डिफरेंट क्राइटेरियाज देखने के लिए हम जो डिफरेंट टाइप के टेस्ट होते हैं, सिलेक्शन टेस्ट, वो लेते हैं। तो द वेरियस टाइप ऑफ सिलेक्शन टेस्ट दैट आर टेकन आर, तो अलग अलग प्रकार के जो हम टेस्ट कैंडिडेट्स के लेते हैं, उनकी अलग अलग क्वालिटीज़ को नापने के लिए वो इस प्रकार से हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट्स, यानी मनोवैज्ञानिक परीक्षाएं। दीज टेस्ट आर जनरली प्रिपेयर्ड बाय साइकोलॉजिस्ट टू नो द साइकोलॉजी लाइक बिहेवियर, स्किल ऑफ द कैंडिडेट, हिज मेंटल लेवल, एटीट्यूड टुवर्ड्स द वर्क एंड अदर्स, मैच्योरिटी लेवल एटसेट्रा। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट जो होते हैं, मनोवैज्ञानिक परीक्षाएं होती हैं। देखिए, हम किसी व्यक्ति को बाहर से देख सकते हैं कि वो कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, कुछ और प्रकार की क्वालिटीज़ हम देख सकते हैं, लेकिन अंदर से उसकी सोच कैसी है, विचार कैसे हैं, या इंटरनल जो क्वालिटीज़ होती हैं, या उसका माइंड कैसा है, उसकी क्या विचारधाराएँ हैं, कैसी थिंकिंग है, तो ये सब चीज़ें जो है हम नॉर्मल उसके माध्यम से नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें साइकोलॉजिकल टेस्ट की आवश्यकता पड़ती है, जिससे कि हम उसकी साइकोलॉजी, उसकी सोच, उसकी जो विचारधाराएं हैं, वो उसका एटीट्यूड कैसा है काम के लिए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं। एक नेगेटिव एटीट्यूड वाला व्यक्ति जो हमेशा नकारात्मक सोच रखता है, वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। तो हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड वाला व्यक्ति होगा जो अच्छी सोच रखता है अपने लिए, एक अच्छा इंसान है, वो हमारे संगठन को भी फायदा पहुंचाता है। तो इसलिए साइकोलॉजिकल टेस्ट जो होते हैं, ये व्यक्ति की जो मानसिक स्थिति है उसको टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये व्यक्ति उस जिस लेवल, जो साइकोलॉजिकल लेवल हमें चाहिए उस जॉब को करने के लिए, क्या उस व्यक्ति का वो लेवल, मेंटल लेवल है या नहीं है। तो ये भी कई प्रकार की होती हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो सबसे पहले जो है इंटरेस्ट टेस्ट, यानी कि रुचि परीक्षण। तो इंटरेस्ट तो आपको पता है, कोई कहता है मुझे कुकिंग में इंटरेस्ट है, कोई कहता है मैं म्यूजिक का शौक है, कोई कहता है कि इंटरेस्ट मतलब हम हॉबीज भी कह सकते हैं। तो हमें किसी न किसी काम में, हर व्यक्ति को कोई ना कोई रुचि होती है, किसी की पढ़ाई लिखाई में होती है, किसी की खेल कूद में होती है, किसी की गाने बजाने में होती है। तो अलग अलग प्रकार की रुचियां या इंटरेस्ट होते हैं व्यक्ति के, और जब जिस चीज़ में व्यक्ति का इंटरेस्ट होता है उसमें उसका कैरियर जो है बहुत अच्छा कर सकता है, क्योंकि उस काम को वो दिल से करता है, मन से करता है, तो इसलिए जो है वो काम वो बेहतर कर सकता है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टेस्ट इज टू नो द इंटरेस्ट एंड हॉबीज ऑफ द कैंडिडेट। तो इसको उसकी हॉबीज और इंटरेस्ट, जो उसकी रुचि है, किस काम में उसका इंटरेस्ट है, वो जानने के लिए हम करते हैं। दिस टेस्ट हेल्प इन सिलेक्टिंग द राइट जॉब फॉर द कैंडिडेट। तो इस टेस्ट के माध्यम से हम ये भी देख सकते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति, उसको स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो वो उसका कैरियर जो है एक स्पोर्ट्स के कोच के रूप में या एक प्लेयर के रूप में वो अपना कैरियर बना सकता है, वो ज़्यादा उसके लिए सूटेबल रहेगा। तो हमें सही काम उसको, क्योंकि संगठन में बहुत तरह के काम होते हैं, तो उसको वो किस काम के लिए वो सूटेबल रहेगा, क्या वो जिस पोस्ट के लिए हम उसने अप्लाई किया है उसके लिए वो सूटेबल है या नहीं, वो सब देखने के लिए हम इसमें उसका इंटरेस्ट भी देखना चाहेंगे। देन ऑल्सो इट गिव्स द जॉब सेटिस्फेक्शन टू द एम्प्लॉयज़ व्हेन दे डू द वर्क ऑफ देयर इंटरेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो जब व्यक्ति कोई काम जो उसे उसकी पसंद का होता है उसे दिया जाता है, तो उसे बड़े दिल से करता है और उसे जॉब सेटिस्फेक्शन भी मिलती है। जॉब सेटिस्फेक्शन होता है अपने कार्य से संतुष्ट। तो जो भी नौकरी हम करते हैं, जिस भी पोस्ट पर हम हैं, हम उससे संतुष्ट होते हैं यदि वो हमारा मनपसंद काम है। दूसरी प्रकार का जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है, दैट इज इंटेलिजेंस टेस्ट, बुद्धिमत्ता परीक्षण। तो बुद्धिमत्ता यानी कि किसी व्यक्ति के किसी चीज़ को समझने की और उसको प्रकट करने की जो उसकी क्षमता होती है, उसका जो मेंटल लेवल है उसको देखा जाता है। तो दिस टेस्ट हेल्प इन नोइंग द रिसेप्शन पावर, यानी ग्रहण शक्ति, जो किस तरीके से वो उस चीज़ को समझता है, ग्रहण करता है, कितनी जल्दी किसी काम को सीखता है, समझता है। देन मेमोरी, यानी उसकी याददाश्त, रीजनिंग पावर जो है, जो भी वो उस किसी भी चीज़ के बारे में जो है उसका कारण और उसकी जो जाँच है, वो इस तरीके से कैसे वो उसको समझता है, देखता है। एंड एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन द गिवन सिचुएशन आर टेस्टेड। तो किस तरीके से वो अपनी किसी पर्टिकुलर समस्या को किसी सिचुएशन में सॉल्व करता है, ये सब चीज़ें जो है
उसकी जांच की जाती है थ्रू द वेरियस इंटेलिजेंस टेस्ट। तो बहुत तरीके के जो टेस्ट हैं, ये बने बनाए बैटरी टेस्ट इनको हम कहते हैं, बने बनाए टेस्ट आते हैं, साइकोलॉजिस्ट के द्वारा टेस्ट प्रिपेयर किए जाते हैं और ये सिर्फ उनको दिए जाते हैं और इनको वो करते हैं, जिससे कि इसको ये मतलब साइंटिफिकली बने हुए टेस्ट होते हैं। अलग अलग साइकोलॉजिस्ट जो हैं लोगों ने बहुत तरह के टेस्ट मार्केट में रेडीमेड अवेलेबल हैं, जिनके माध्यम से हम कैंडिडेट्स के साइकोलॉजी को चेक कर सकते हैं। देन थर्ड टाइप ऑफ टेस्ट इज एप्टीट्यूड टेस्ट, प्रवृत्ति परीक्षा। These tests help in the identifying the hidden qualities of a person and his ability to learn so that in future he can be trained for the suitable work accordingly। तो एप्टीट्यूड जो टेस्ट होता है ये प्रवृत्ति यानी कि व्यक्ति की किस तरह की उसकी अंदर क्वालिटीज़ हैं, जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं या छुपा हुआ ज्ञान, वो उसकी जो एक अंदर क्वालिटीज़ है, उसका बिहेवियर है, तो क्या वो पर्टिकुलर जॉब के लिए सूटेबल है या नहीं। देखिए एक तो होता है इंटरेस्ट। मान लीजिए मेरा इंटरेस्ट है कि मुझे म्यूज़िक बहुत पसंद है, तो मैं एक सिंगर बनना चाहती हूँ, लेकिन क्या मेरे अंदर वो क्वालिटीज़ हैं एक अच्छे सिंगर बनने की, क्या मेरी आवाज़ अच्छी है, क्या मेरे अंदर वो डेडिकेशन है उस फील्ड के लिए। तो इच्छा होना एक अलग बात है और हमारे अंदर वो क्वालिटीज़ होना एक अच्छी बात है, वो अलग बात है। मान लीजिए मैं पायलट बनना चाहती हूँ, लेकिन मुझे ऊंचाई से डर लगता है, मैं ऊंचाई पर जाकर के मुझे घबराहट होने लगती है, बेचैनी होने लगती है, या मेरा बीपी बढ़ जाता है, या किसी और प्रकार की जो मेडिकल प्रॉब्लम मुझे आती है, तो मैं पायलट नहीं बन सकती। तो एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है उस व्यक्ति का उस तरफ रुझान है या नहीं है, उसके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं या नहीं, जो वो बनना चाहता है, जो वो करना चाहता है, उसे कहते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट। तो हम जिस पोस्ट के लिए व्यक्ति को ले रहे हैं, क्या उसके अंदर उस पोस्ट के लिए जो रिक्वायर्ड क्वालिटीज़ हैं वो हैं या नहीं, और यदि हैं तो फिर उसको हम किस तरह से डेवलप कर सकते हैं आगे, ताकि उसको हम भविष्य में उस पोस्ट के लिए ट्रेंड कर सकें और उसको उसके इच्छा अनुसार जो भी उसका काम में उसकी जो उसकी प्रवृत्ति है, जो उसके अंदर की क्वालिटीज़ हैं, उनको हम सही तरीके से प्रयोग कर सकें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसलिए ये टेस्ट किया जाता है। देन फोर्थ टाइप ऑफ टेस्ट इज पर्सनैलिटी टेस्ट, यानी व्यक्तित्व परीक्षण। तो पर्सनैलिटी क्या होती है, सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं। पर्सनैलिटी नॉर्मली हम कहते हैं जब कोई गुड लुकिंग पर्सन होता है, जो देखने में अच्छा होता है, साफ़ सुथरे कपड़े पहने हैं, रंग साफ है उसका, तो उसको हम कहते हैं बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है। तो लेकिन पर्सनैलिटी जो है इससे कहीं ज़्यादा होती है। तो पर्सनैलिटी इज़ द सम टोटल ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्वालिटीज़ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। उसकी अंदरूनी और बाहरी जो गुण हैं, अंदरूनी बाहरी गुण कौन से हो गए, जो आपके शारीरिक गुण हो गए, जैसे आपके चलने का तरीका, बैठने का तरीका, बोलने का तरीका, और आपके जो रंग रूप है, ये सारे आपके एक्सटर्नल क्वालिटीज़ हो गई। और इंटरनल क्वालिटीज़ हो गई हमारी सोच, हमारी विचारधारा, हमारा एटीट्यूड, और इस तरह की हमारे जो संस्कार हैं, ये अंदर की बातें हैं जो हमारी क्वालिटीज़, हमारे बिहेवियर को प्रभावित करते हैं। तो पर्सनैलिटी जो है अंदरूनी और बाहरी सारे गुण मिला करके उसको हम व्यक्तित्व कहते हैं किसी व्यक्ति का। तो वो किस तरह का है उसकी भी चेकिंग हम जो है कई बार टेस्ट किए जाते हैं। तो बड़े लेवल पर खासकर जब हम ऑफिसर्स लेवल की बात करते हैं या मिडिल लेवल की बात करते हैं, टॉप मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो हम उसमें कई बार क्वालिटीज़ भी चेक करते हैं, पर्सनैलिटी भी चेक की जाती है कि भाई क्या इसके अंदर ऑफिसर बनने के गुण है या नहीं, मैनेजर बनने के गुण हैं या नहीं। तो उसकी भी जांच इन टेस्ट के माध्यम से की जाती है। तो थ्रू दिस टेस्ट द पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन इज असेस्ड, his attitude towards the work, leadership qualities, behavior with others, emotional stability, social qualities, etc. are measured. Can he cope with the stress and workload are also checked. तो उसके जो इमोशनल स्टेबिलिटी है, किस तरह से वो बर्ताव करता है जब वो स्ट्रेस में होता है, परेशानी में किस तरह से वो फैसले ले सकता है अपने आप को शांत रख करके, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। उसका व्यवहार कैसा है समाज में, दूसरे सदस्यों के साथ, अपने कुलीग्स के साथ कैसा है, अपनी फैमिली में कैसा है, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं या नहीं, क्या वो एक नेता बन सकता है, अपना मैनेजर बन सकता है, अपने ग्रुप को लीड कर सकता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है। तो इस तरीके से जो है उसकी सारी क्वालिटीज़ जो होती हैं, पर्सनैलिटी जो है उसको चेक किया जाता है कि क्या इसके अंदर एक जिस पोस्ट के लिए हम इसको चूज़ कर रहे हैं, क्या इसके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं या नहीं। ओके, साइकोलॉजिकल टेस्ट के बाद जो है दूसरी टाइप के टेस्ट होते हैं जिन्हें कहते हैं प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी दक्षता परीक्षाएं। दिस टेस्ट आर डिजाइन टू चेक द स्किल एंड एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स। दीज आर ऑफ टू टाइप्स। तो उसके स्किल्स और एबिलिटी, जो कार्य करने की कुशलता है, उसको चेक करने के लिए, और उसकी योग्यता है उसको चेक करने के लिए हम ये टेस्ट लेते हैं। तो पहला टेस्ट है ट्रेड टेस्ट, और स्पेशलाइजेशन टेस्ट भी इसको कहा जाता है। ट्रेड टेस्ट होता है जिस चीज़ को हम करवाना चाहते हैं उस काम को वो जानता है या नहीं जानता है। तो दीज आर टेस्ट चेक द स्पेशलाइजेशन ऑफ द कैंडिडेट इन पर्टिकुलर ट्रेड और फील्ड। तो क्वेश्चन रिलेटेड टू इस फील्ड कैन बी आस्क्ड और टास्क गिवन टू कंप्लीट। तो जैसे मान लीजिए आपने टाइपिस्ट रखना है,
या स्टेनोग्राफर रखना है तो आप उससे टाइपिंग करा के देखते हैं, पर इसकी जो इसके अंदर इसको टाइपिंग आती है या नहीं आती है, हिंदी की, इंग्लिश की, या स्पीड जो इसकी क्या है, या इसको टाइपराइटर की नॉलेज है या नहीं, या हम कंप्यूटर ऑपरेटर रखना चाहते हैं तो उसकी कंप्यूटर का काम इसको आता है या नहीं आता है, तो उस पर्टिकुलर काम से रिलेटेड जो है। अगर हम ड्राइवर रखना चाहते हैं तो हम ये देखना चाहेंगे कि उसको ड्राइविंग करा के देखते हैं कि इसको ड्राइविंग करनी आती है नहीं आती है, या इसको ड्राइविंग के रूल्स पता है या नहीं पता है, जो यातायात के नियम होते हैं उनका एक्ट या पालन जो भी है इसको करना आता है या नहीं आता है। क्योंकि जो मेन काम है उसको करना है, जैसे इलेक्ट्रिशियन को हम रखते हैं तो उसको बिजली का काम आता है या नहीं आता है, तो हम उसे कई बार कई खराब पार्ट कोई मशीन दे देंगे, इसको ठीक करके दिखाओ। तो इस तरीके से हम उसके ट्रेड जो काम हमें उससे करवाना है उसको भी कई बार उसको करवा करके देखा जा सकता है। तो ट्रेड टेस्ट जनरली जो होते हैं ये छोटे लेवल पे, जो लो लेवल के जैसे मिडिल लेवल होते हैं, जैसे सुपरवाइजर हो गए या हमारे वर्कर्स हो गए, उनसे हम जो है ये टेस्ट काम करवा करके देखते हैं कि एक्चुअल में उनको उस काम की नॉलेज है या नहीं है। तो ये लो लेवल पे मोस्टली इस तरह के टेस्ट जो है लिए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद है डेक्सटेरिटी टेस्ट यानी कि चतुराई परीक्षण। इन दिस टेस्ट कैंडिडेट स्पीड एंड एफिशिएंसी इन परफॉर्मिंग द पर्टिकुलर टास्क इज मेजर्ड एंड हाउ ही डील विद द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द वर्क इज ऑल्सो चेक्ड। तो डेक्सटेरिटी टेस्ट भी काम से ही संबंधित होता है बेसिकली, लेकिन उसमें ये होता है कि किसी भी समस्या जो काम से संबंधित समस्याएं होती हैं उसको वो किस तरह से सुलझाता है और उसकी काम करने की स्पीड क्या है, कितनी स्पीड से। जैसे हम टाइपिंग करवाते हैं तो हम उसमें ये भी चेक करते हैं कि इसकी जो स्पीड पर मिनट कैसे है, टाइपिंग में कितनी गलतियां करता है। जितनी ज़्यादा गलतियां होती हैं उसको अच्छा नहीं माना जाता। कम गलतियों के साथ ज़्यादा स्पीड में अगर वो टाइपिंग कर सकता है तो इसका मतलब वो अच्छा स्टेनोग्राफर या टाइपिस्ट बन सकता है। तो इस तरीके से काम के साथ साथ उसकी जो स्पीड है, क्वालिटी है काम की, वो भी चेक की जाती है और किस तरह से वो अपनी किस सिचुएशन में, डिफरेंट सिचुएशंस में वो किस तरह से जो है काम को हैंडल करता है, डील करता है, ये भी उसको देखा जाता है। तो उसकी कितना चतुर है वो उस काम को करने में, वो भी इसकी चेक की जाती है। तो ये प्रोफिशिएंसी टेस्ट हैं जो व्यक्ति के स्किल, काम से संबंधित जो काम हमें से करवाना है उससे रिलेटेड टेस्ट होते हैं ये दोनों ही। और इससे ये चेक होता है कि उसकी जो उसके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं, उसको अपने काम का ज्ञान है, जिसको काम को हमें उससे करवाना है। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ टेस्ट इज लैंग्वेज टेस्ट, भाषा ज्ञान। देखिए भाषा का बहुत ही महत्व होता है बिजनेस में खासकर, क्योंकि हमें कोई भी बात जो होती है वो कहनी होती है अपने, चाहे सीनियर जूनियर को ऑर्डर दे या जूनियर काम करके सीनियर को बताए, तो उसमें अपने आप को एक्सप्रेस करना, उस काम को करना या समस्या को बताना या आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें अच्छे कम्युनिकेशन स्किल होना ज़रूरी है, भाषा का ज्ञान होना ज़रूरी है, ताकि क्योंकि भाषा ही एक मुख्य साधन होता है जिससे कि हम आपस में कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं, आदान प्रदान करते हैं अपने विचारों का, इन्फॉर्मेशन का। तो दिस टेस्ट मेजर्स द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ऑफ द कैंडिडेट, हाउ ही कम्युनिकेट्स, राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स आर ऑल्सो चेक। तो इसमें जैसे मान लीजिए आप टाइपिंग के लिए आप इसको रख रहे हैं किसी व्यक्ति को, तो आपको उसका भाषा ज्ञान कैसा है, किस तरह से, अगर उसकी भाषा ज्ञान अच्छी होगी तो वो सही मात्राएं लगाएगा, सही तरीके से स्पेलिंग लिखेगा, किसी प्रकार की ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं करेगा। तो इस तरीके से जो है हम उसको चेक कर सकते हैं। तो हर एक पोस्ट पर, चाहे वो आप मैनेजर की पोस्ट है चाहे किसी भी लेवल पर है, तो जब आप किसी को ऑर्डर देते हैं, रिटर्न में ऑर्डर देते हैं, तो आपको सही तरीके से ऑर्डर को फ्रेम करना आना चाहिए, मैसेज को लिखना आना चाहिए सही तरीके से। जैसे मान लीजिए आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है, या आप किसी को इन टेंडर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसका आपको पता होना चाहिए किस तरह से टेंडर भरा जाता है। तो जो भी दुनिया भर के सरकारी या किसी तरह के जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें दुनिया भर की आपको इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है, डाटा देना पड़ता है। अगर आपको सही भाषा का ज्ञान है तो आप सही शब्दों का चयन करते हुए जो है कम्युनिकेशन करेंगे। इसलिए जो है लैंग्वेज टेस्ट जो है इसमें बहुत आवश्यक है। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो नॉर्मली अगर हम गवर्नमेंट जॉब्स की बात करते हैं तो उसमें हिंदी और इंग्लिश का जो होता है लैंग्वेज टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दोनों ही भाषाएं, चाहे व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में रहता हो, किसी भी राज्य का हो, लेकिन उसमें दोनों भाषाएं, क्योंकि हमारे दोनों ही जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं हिंदी और इंग्लिश हैं इंडिया में खासकर, तो इसमें हर व्यक्ति को, चाहे वो उसकी जो लोकल लैंग्वेज कोई भी हो, उसकी मातृभाषा कोई भी हो, लेकिन उसको हिंदी और इंग्लिश का संपूर्ण ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि जितने भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन होते हैं या तो वो हिंदी में होते हैं या वो इंग्लिश में होते हैं। तो इस तरीके से भाषा ज्ञान बहुत आवश्यक होता है। ओके, उसके बाद है जनरल नॉलेज टेस्ट। तो सामान्य ज्ञान, through this test the general awareness of the candidate in different fields like history, geography, politics, contemporary issues, memory and general interest are measured। तो जो जनरल नॉलेज होती है, सामान्य ज्ञान जो होता है, सामान्य ज्ञान मतलब कि हमारे जो आसपास की होने वाली घटनाएं हैं, समकालीन घटनाएं, जैसे आज के समय में जैसे कोरोना वायरस की प्रॉब्लम है या हमारे दूसरे देशों के साथ संबंधों की जो जानकारी है वो हर व्यक्ति को होनी चाहिए, क्योंकि जो अवेयर होता है मतलब कि पर्सन को हर तरह से अवेयर होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए हमारे आसपास क्या घटनाएं हो रही हैं, साथ साथ हमारे इतिहास, हमारे भूगोल, हमारे जो राजनीति है उसमें किस तरह की बातें हैं उसके बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए। उसकी जो मेमोरी लेवल है उसको टेस्ट किया जा सकता है डिफरेंट जो
चीज़ें हैं या टेस्ट हैं उनके माध्यम से, और जनरल इंटरेस्ट जो होते हैं आर ऑल्सो मेजर्ड थ्रू दिस टेस्ट। तो जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान में इसमें लगभग सभी चीज़ें आती हैं, साइंस, सोशल स्टडीज़, हिंदी, इंग्लिश और हमारे जो करंट अफेयर्स हैं, ये सारी चीज़ें जो है इसको मतलब इसमें हम ये देखते हैं कि व्यक्ति को कितना ज्ञान है अपने आसपास होने वाली घटनाओं का या अपने इतिहास का, और इससे अगर कोई व्यक्ति जागरूक है तो वो अपने काम में भी जागरूक रहेगा और अच्छे तरीके से उस काम को कर पाएगा जो पोस्ट हम उसको दे रहे हैं। तो इसमें ऑलराउंडर व्यक्ति जो होता है एक तरीके से, जिसको सभी तरह का जो इन्फॉर्मेशन है, ज्ञान है वो होता है, वो उनके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो इस तरह के प्रोसेस में जो है पास कर पाएँ। उसके बाद जब ये रिटन टेस्ट हो जाते हैं, सिलेक्शन टेस्ट हो जाते हैं, उसमें जो कैंडिडेट है वो क्लियर कर लेता है उनको सक्सेसफुली, उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप जो होता है सिलेक्शन का, दैट इज़ एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। तो एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू जो होता है, रोजगार साक्षात्कार, after candidate successfully clears the different selection test, he is called for the final interview. The objective of interview is to check those aspects of the candidate that could not be measured through the written test. His behavior, maturity level, personality, appearance and interest etc. are also checked. तो जब व्यक्ति रिटन टेस्ट कंप्लीट कर लेता है, क्लियर कर लेता है, उसके बाद जो उसको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, ताकि वो चीज़ें हम उसको देख सकें, पर्सनली उससे मिल सकें, जान सकें, और जो चीज़ें हम रिटन टेस्ट के माध्यम से नहीं चेक कर सकते हैं उसको हम फेस टू फेस उससे बातचीत करके और वो जानकारियां हम उससे प्राप्त कर सकें, और उसके व्यवहार को भी देख सकें किस तरीके से वो बिहेव करता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। तो रिटन टेस्ट के माध्यम से हर चीज़ को चेक कर पाना संभव नहीं होता, भले ही आपने कितने टेस्ट ले लिए हों, लेकिन जब तक हम उससे पर्सन से मिल नहीं लेते हैं, बातचीत नहीं कर लेते हैं, तब तक हम उसके बारे में अच्छी तरीके से नहीं जान सकते हैं। तो जो भी चीज़ें हमारी रह जाती हैं, जो भी जानकारियाँ हमें लेनी होती हैं, हम इंटरव्यू के माध्यम से देख सकते हैं, उससे बातचीत करके जान सकते हैं कि क्या वाकई में वो व्यक्ति उसका जॉब के योग्य है या नहीं है। ओके, तो उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप होता है सिलेक्शन प्रोसेस का, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक्स। तो रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक्स में जो होता है, कैंडिडेट का संदर्भ और पृष्ठभूमि जांच की जाती है। तो संदर्भ होता है रेफरेंसेस। तो जब किसी का सिलेक्शन रोजगार के लिए हो जाता है, यानी कि इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, तो आफ्टर सक्सेसफुली क्लियरिंग द एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, कैंडिडेट इज आस्क्ड टू गिव रेफरेंसेस ऑफ एटलीस्ट 2 पर्सन्स हु वेरीफाइज द बैकग्राउंड and his character and social behavior etc. तो कैंडिडेट शुड नॉट हैव एनी क्रिमिनल बैकग्राउंड। तो क्योंकि हम उसको अब इस समय में जानते हैं, लेकिन वो भूतकाल में वो किस तरह का व्यक्ति रहा है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, किस परिवार से, किस जो है सामाजिक तबके से वो व्यक्ति आता है, ये सब चीज़ें हमारे को पता नहीं होती हैं। तो हम ऐसे 2 व्यक्तियों की जानकारी या रेफरेंस उनसे मांगते हैं जो हमें इस बात की गारंटी, उस व्यक्ति की गारंटी दे सकें कि ये व्यक्ति बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, और इसका बैकग्राउंड कैसा है, इसका कैरेक्टर कैसा है, इसका सामाजिक बिहेवियर कैसा है, किसी प्रकार का कोई इसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है, किसी प्रकार से किसी ने कोई सज़ा या कोई जेल या किसी तरह का कोई मर्डर या कोई ऐसा क्राइम तो इसने नहीं किया हुआ है अपने पास्ट में, अतीत में, क्योंकि हम किसी भी खासकर अगर हम गवर्नमेंट जॉब्स की बात करते हैं तो हम किसी भी ऐसे व्यक्ति का चुनाव नहीं करना चाहते हैं जिसका एक क्रिमिनल नेचर हुआ हो, क्योंकि जो व्यक्ति होता है उसका स्वभाव कभी नहीं बदलता, और वो अगर क्रिमिनल बैकग्राउंड का व्यक्ति है तो वो संगठन के लिए भी नुकसानदायी हो सकता है। तो इसलिए इसमें बैकग्राउंड चेक जो होता है वो बहुत आवश्यक होता है। उसके बाद जो है, जब व्यक्ति का बैकग्राउंड भी सही जांच के बाद पाया जाता है तो उसके बाद सिलेक्शन डिसीजन लिया जाता है, चयन निर्णय किया जाता है। तो आफ्टर चेकिंग द बैकग्राउंड ऑफ द कैंडिडेट्स एंड क्लियरिंग ऑल द लेवल ऑफ फाइनल डिसीजंस रिगार्डिंग देयर सिलेक्शन इज टेकन बाय द सिलेक्शन बोर्ड एंड लिस्ट इज प्रिपेयर्ड। तो उसके बाद जो है बैठ करके जो है विचार विमर्श किया जाता है सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा, किस व्यक्ति का चयन किया जाना चाहिए, किसका नहीं किया जाना चाहिए, और जो व्यक्ति सब प्रकार से उपयुक्त पाए जाते हैं उनका सिलेक्शन जो है फाइनल सिलेक्शन कर लिया जाता है और एक लिस्ट तैयार कर दी जाती है। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन, शारीरिक परीक्षण, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है किसी भी सिलेक्शन प्रोसेस का। In this, candidate has to go through the medical exam and get medical fitness certificate. He should be fit at the time of joining the service. तो जब किसी व्यक्ति को हम अपने जॉब पर यहाँ रखते हैं तो हम ये देखना ज़रूर चाहते हैं कि वो व्यक्ति उस समय स्वस्थ हो जब वो ज्वाइन कर रहा है, उसमें किसी तरह की कोई ऐसी जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है, कोई इस तरह का संक्रमित जो रोग है, ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे वो संक्रमण फैल जाए, क्योंकि संगठन में जब वो व्यक्ति आएगा तो हो सकता है पूरे संगठन में वो बीमारी फैल जाए, या कई बार हो सकता है वो व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी से जो है जूझ रहा है और उसकी कुछ समय के बाद ही ज्वाइनिंग के मृत्यु हो जाती है, तो जो संगठन है उसे बहुत सारा कंपेंसेशन जो है, हर्जाना जो है एम्प्लॉय के परिवार को देना पड़ेगा। तो इस तरीके से, इस तरह की प्रॉब्लम से बचने के लिए हम ये चाहते हैं कि हमारा कैंडिडेट जो है वो उस समय
फिजिकली फिट हो, किसी प्रकार की उसको कोई गंभीर बीमारी ना हो, शारीरिक रूप से वो स्वस्थ हो, तभी हम उसको क्लियर करते हैं। और ये सारा जो प्रोसेस है नॉर्मली हम अगर बात करें तो ये गवर्नमेंट जॉब्स में ज़्यादा फॉलो किया जाता है। प्राइवेट जॉब्स में जो है कुछ चीज़ें फॉलो की जाती हैं, कुछ नहीं की जाती हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सारा प्रोसेस हर जगह सेम ही हो, कहीं पर कोई चीज़ें पहले भी हो जाते हैं। कई चीज़ों में कई जगह पहले मेडिकल होता है, जैसे मान लीजिए डिफेंस के लिए हम जाते हैं, फौज में भर्ती के लिए पहले मेडिकल होता है, उसके बाद रिटन टेस्ट होता है। तो इस तरीके से अपना कोई भी स्टेप्स जो है हम आगे पीछे कर सकते हैं, जो संगठन जो कर सकता है, जो उसकी आवश्यकता लगती है, प्रायोरिटी बेस पर उसे ज़रूरी लगता है कि पहले ये होना चाहिए, ताकि लंबी चौड़ी जो प्रक्रिया है उससे बचा जा सके और टाइम वेस्ट से बचा जा सके। जो कैंडिडेट उपयुक्त नहीं है उनको पहले ही बाहर निकाल दिया जाए। तो इसलिए जो है ये सिलेक्शन का प्रोसेस आगे पीछे इसमें स्टेप्स को किया जा सकता है जैसी आवश्यकता अनुभव होती है। ओके, मेडिकल एग्जाम भी जब व्यक्ति का क्लियर हो जाता है उसके बाद जो है उसको जॉब ऑफर की जाती है। यानी इन दिस कैंडिडेट इज सेंड एन अपॉइंटमेंट लेटर एंड इज आस्क्ड टू ज्वाइन द ड्यूटी बिफोर पर्टिकुलर डेट। इफ ही फेल्स टू डू सो हिज अपॉइंटमेंट इज कैंसल्ड। तो इसमें जो है हम उसको अपॉइंटमेंट लेटर भेजते हैं कैंडिडेट को कि आपका चयन कर लिया गया है और आप जो है इस तारीख तक या इस तारीख से इस तारीख के बीच में आप जो है संगठन में आकर के ज्वाइन कर लीजिए अपनी ड्यूटी को। और अगर वो व्यक्ति उस समय के दौरान जो है उस ड्यूटी को ज्वाइन करने में असफल हो जाता है या वो नहीं आता है तो उसकी जो सिलेक्शन है वो कैंसिल कर दी जाती है और वो किसी अन्य व्यक्ति को जॉब दे दी जाती है। तो इस तरीके से जॉब ऑफर में हम उसको एक लेटर भेज करके उसे बाकायदा ज्वाइन करने के लिए आमंत्रित करते हैं। उसके बाद जब वो व्यक्ति ज्वाइन कर लेता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार अनुबंध। तो व्हेन अ पर्सन ज्वाइंस द ड्यूटी ही इज टू एंटर अ कॉन्ट्रैक्ट विद द एम्प्लॉयर एंड साइन द अदर डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी फॉर द ज्वाइनिंग। ही इज टू गिव हिज कंसेंट दैट ही एग्रीज विद द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो जब वो व्यक्ति जॉब पे आता है, नौकरी को ज्वाइन करने आता है, तो हम उससे एक कॉन्ट्रैक्ट यानी एग्रीमेंट साइन कराते हैं जिसमें कि हम एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय यानी कि रोजगार उपलब्ध कराने वाला व्यक्ति जो मालिक है या कंपनी है और जो कर्मचारी बनेगा हमारा, उसके बीच में एक एग्रीमेंट साइन होता है कि मुझे जो है इस कंपनी की सारी शर्तें और नियम मंजूर हैं और जो भी शर्तें नियम सैलरी के बारे में किसी भी चीज़ के बारे में दी गई हैं मैं उसके पूरी तरह से उससे जो है उसको मैं फॉलो करूँगा। और जो यदि मैं कोई कार्रवाई किसी तरह की कंपनी के खिलाफ गलत काम में संलिप्त पाया जाता हूँ तो उसके मेरे खिलाफ कंपनी कार्रवाई कर सकती है या मेरी नौकरी को समाप्त किया जा सकता है। इस तरीके से जो भी चीज़ें होती हैं वो एग्रीमेंट में जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है। उसके बाद ही जो इसका प्रॉपर जो अपॉइंटमेंट है वो माना जाता है और वो अपना कार्य शुरू कर सकता है, रोजगार स्टार्ट कर सकता है। और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, लगभग जो अक्सर हर कॉन्ट्रैक्ट में दिए जा सकते हैं, वैसे तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ मुख्य बिंदु जो होते हैं, पॉइंट्स जो होते हैं इंपॉर्टेंट, वो कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होते हैं। वो क्या क्या होते हैं? जॉब टाइटल यानी किस पद पर हम उसको जॉब दे रहे हैं, सुपरवाइजर की पोस्ट है, मैनेजर की पोस्ट है, क्या पोस्ट है, इसमें जॉब टाइटल में वो आ जाता है। देन रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटेड टू द जॉब, उसे वहाँ पर उस पोस्ट पे क्या क्या काम करने पड़ेंगे, उसकी क्या जिम्मेदारियाँ होंगी, क्या अधिकार होंगे, क्या उत्तरदायित्व होंगे, वो हम इसमें मेंशन करते हैं। उसके बाद ज्वाइनिंग, डेट ऑफ ज्वाइनिंग द ड्यूटी, किस तारीख से उसकी नौकरी शुरू हो रही है, उसमें ये लिखा जाता है। देन रेट ऑफ रेम्यूनरेशन, उसको किस रेट से सैलरी दी जाएगी, रेम्यूनरेशन दिया जाएगा, उसमें उसका जो है ब्यौरा होता है। उसके बाद अलाउंसेस जो है, अन्य प्रकार के भत्ते जो होते हैं उसको, जैसे हाउस रेंट अलाउंस होते हैं, मकान का किराया भत्ता है, अन्य प्रकार के जो डीए है, डियरनेस अलाउंस है, जो अलग प्रकार के जो भी अलाउंसेस दिए जाते हैं। खासकर अगर हम गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें तो उसमें बहुत तरह के अलाउंसेस होते हैं। प्राइवेट में इतने ज़्यादा अलाउंसेस नहीं होते हैं या नहीं भी होते हैं। तो जो भी उन्हें दिया जाएगा वो सारे प्रकार के भत्ते जो हैं वो उसमें लिखे जाते हैं। देन वर्किंग आवर्स, कितने घंटे उसे काम करना है, किस दिन छुट्टी है, लीव रूल्स में मेंशन किया जाता है कि कैसे छुट्टी लेने का नियम क्या है। देन ग्रीवेंस रिमूवल प्रोसीजर, यदि एम्प्लॉय की कोई शिकायत है, कोई समस्या है तो उसको किस तरह से दूर किया जाएगा, उसकी क्या प्रक्रिया होगी, ये भी इसमें मेंशन होता है। देन डिसिप्लिनरी प्रोसीजर जो होता है, यदि एम्प्लॉय किसी काम में संलिप्त पाया जाता है जो संगठन के अनुकूल नहीं है, या किसी तरह के फ्रॉड या चीटिंग में संलिप्त पाया जाता है, तो उसके खिलाफ जो है किस तरह की डिसिप्लिनरी एक्शन जो है, कानूनी या अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है संगठन के द्वारा, उसका प्रोसीजर पूरे इसमें मेंशन होता है। और उसके बाद उसकी सेवाएं किस प्रकार से समाप्त होंगी, जैसे कि रिटायरमेंट के समय क्या एज होनी चाहिए, क्या क्राइटेरिया है रिटायरमेंट का, उसके बारे में हो सकता है। यदि वो किसी तरह के फ्रॉड में संलिप्त पाया जाता है, चीटिंग में संलिप्त पाया जाता है, तो उसकी सेवाएं किस तरह से समाप्त की जा सकती हैं। तो इस प्रकार से सेवाओं को समाप्त करना, टर्मिनेशन ऑफ द जॉब जो है किस प्रकार से होगा, तो ये सारी चीज़ें जो है पहले से ही लिख ली जाती हैं और दोनों पार्टीज़ के द्वारा, यानी कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों के द्वारा साइन करा लिए जाते हैं, ताकि यदि भविष्य में किसी प्रकार की भी कोई समस्या आती है, किसी प्रकार का कोई
दिक्कत हो, एम्प्लॉय के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी हो तो हम उसका प्रयोग कर सकते हैं और हमेशा के लिए कॉन्ट्रैक्ट जो है ये इसके पास रहता है कंपनी में जब तक कर्मचारी हमारे यहाँ काम करता है। तो इस प्रकार से जो है ये एम्प्लॉयमेंट का पूरा प्रोसेस जो किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जब एम्प्लॉय को सिलेक्शन कर लिया जाता है उसके बाद उसको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की कंपनी क्या क्या करती है, किस तरह से प्लेसमेंट होता है, ओरिएंटेशन होता है, जो अदर स्टेप्स ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस हैं वो हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो and don't forget to like and share this video and subscribe this channel. Thank you.